स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों इससे पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद तक अपना रिवीजन कर लिया था। और आज की इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 105 से आगे। और अनुच्छेद 105 से आगे आते हैं बिल विधेयक। विधेयक या बिल चार प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संशोधन विधेयक। विधेयकों से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है एक साधारण विधेयक। साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 के तहत आता है। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति पुनरावलोकन के बाद उसको लौटा भी सकते हैं। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनरावलोकन करके उसको लौटा भी सकते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है। साधारण विधेयक अनुच्छेद 107। अब अगला विधेयक आता है अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन यानी बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन किस में आता है? ये आता है अनुच्छेद 108 में। विधेयक नहीं है, संयुक्त अधिवेशन की बात हो रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन, ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं इन्हें। और अनुच्छेद 108 के तहत अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है। अब तक कितनी बार बुलाया जा चुका है? 3 बार। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 3 बार कब कब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? पहली बार 1961 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत। दूसरी बार 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक। और तीसरी बार 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक। आतंकवाद के लिए ये बुलाया गया था। तो अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है, 1961, 1978 और 2002 में। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 110 में आता है धन विधेयक। धन विधेयक की बात करते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, लेकिन साधारण विधेयक दोनों में पेश किया जा सकता था। यह एक धन विधेयक है जो लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। इस विधेयक को कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा के 2/3 बहुमत के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। धन विधेयक को 2/3 बहुमत के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है। सिर्फ राज्यसभा इसको कितने दिन तक रोक सकती है? सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। और फिर इसे लोकसभा में लौटाती है। फिर इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 109 के 2 में ये बात है कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं अनुच्छेद 112 में। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भत्ते एवं वेतन होते हैं, वो अनुच्छेद 112 के 3 में होते हैं। और भत्ते और वेतन जो होते हैं वे संचित निधि के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? संचित निधि के द्वारा। बजट राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सत्र बुलाता है इसके लिए, वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए। अनुच्छेद 117 की बात करेंगे तो वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 में आता है। वित्तीय विधेयक राजस्व और करों से संबंधित होता है वित्तीय विधेयक, और दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य है। वित्तीय विधेयक को हमें दोनों सदनों से पास कराना अनिवार्य है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में संघ की न्यायपालिका संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 122 संसद की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और विचार हम किसी भी भाषा में रख सकते हैं। अनुच्छेद 123 की बात करें, अनुच्छेद 123 में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार।
सत्र आने पर 6 हफ्तों के भीतर रद्द हो जाती है। ठीक है, अध्यादेश 6 हफ्तों के भीतर रद्द भी हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 146 तक, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 1950 में किया गया था। अनुच्छेद 124 के 1 में भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 के 1 में सबसे पहले गठन हुआ था 1774 में। पहला उच्चतम न्यायालय कोलकाता में था। लॉर्ड एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने। लॉर्ड एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। आज़ादी के बाद अगर बात करें तो 1950 में गठन हुआ, जिसमें 1956 में जजों की संख्या 10 थी, 1960 में जजों की संख्या 13 हुई, 1977 में जजों की संख्या 18 हुई, 1986 में जजों की संख्या 26 हुई और 2008 में जजों की संख्या 31 हुई। अधिकतम संबंधित संख्या कितनी होती है? 34 होती हैं। कितनी होती हैं? 34। पहले 31 थी, अब सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जजों की संख्या 34 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष की से कम आयु का होना चाहिए, न्यूनतम 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज तथा 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत की हुई होनी चाहिए। जजों को शपथ तथा इस्तीफा कौन दिलाते हैं भाई? राष्ट्रपति दिलाते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का जज कोई अन्य लाभ पद ग्रहण नहीं कर सकता और न ही वकालत कर सकता। जब वो जज के पद से हट जाएगा, मतलब या तो उनकी आयु सीमा पूरी हो जाएगी या कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद नहीं वकालत कर सकते और न ही कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण कर सकते। अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन एवं भत्ते बताए जा रहे हैं। निर्धारित कौन करता है? इनके वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और दिए किसके द्वारा जाते हैं? संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित कौन करती है? संसद, और दिए किसके द्वारा जाते हैं? संचित निधि के द्वारा। अनुच्छेद 126 में CJI यानी मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठ न्यायाधीश ही उसका कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 127 सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त जजों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त जजों की नियुक्ति अगर करनी है 127 के अनुसार। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति मैक्सिमम 2 ईयर राष्ट्रपति द्वारा, मतलब 2 साल के लिए राष्ट्रपति कर सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है और 2 वर्ष के लिए कर सकते हैं सिर्फ। अनुच्छेद 129 को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के तहत है तथा सभी हाई कोर्ट न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय सदैव राजधानी तथा राष्ट्रपति कार्यालय के पास होगा। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकती है। अनुच्छेद 132 के अनुसार। अनुच्छेद 133 में दीवानी मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 136 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द भी कर सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी क्षेत्र में अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए है। अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 137 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 38 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहे किसी भी मामले को अपने अधीन ले सकती है। जैसे बाबरी मस्जिद केस इन्होंने अपने अधीन ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से। अनुच्छेद 143 आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आजकल का, कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार
अनुच्छेद 146 सुप्रीम कोर्ट भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा संचालित होती है। और अनुच्छेद 124 की 4 की बात करें तो असमर्था या कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। वेतन संसद के द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाया जाएगा। किस पर? संसद की सिफारिश पर ही हटा सकते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इसके लिए बनाया गया है, जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 148 मोस्ट इम्पोर्टेंट CAG यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको हम सार्वजनिक कोष भी कहते हैं, पब्लिक पर्स भी कहते हैं और पब्लिक पर्स का संरक्षक भी कहा जाता है। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जो अनुच्छेद 148 में आता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मिनिमम आयु 65 वर्ष, न्यूनतम आयु 65 वर्ष होती है और मिनिमम 10 साल किसी भी सरकारी पद पर रह चुका हो। शपथ राष्ट्रपति ग्रहण करेंगे, इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा कैग का। और कार्यालय 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहेगा। अनुच्छेद 148 मोस्ट इम्पोर्टेंट था और इससे आगे हम राज्य अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगली क्लास बहुत बड़ी होने वाली है। और आज की क्लास में सुप्रीम कोर्ट को का ही रिवीजन कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के सभी प्रश्नों को आप लगाइए, याद कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी। धन्यवाद दोस्तों।